हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के रिवीजन से, कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी सरयू नदी पर रामायण नाम से एक क्रूज सर्विस शुरू की जाएगी, जो कि कहाँ पर, अयोध्या में शुरू की जाएगी। वैश्विक यूनिकॉर्न की रैंकिंग में भारत जो है ये टोटल 72 यूनिकॉर्न्स के साथ तीसरे स्थान पर है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है हेलुसिनेट को। इसके अलावा कोंडे नास्ट ट्रैवलर इसकी लिस्ट आई है। इसमें एशिया में घूमने वाले सबसे अच्छे जगहों में भारत का जो सबसे अच्छा जगह है वो बताया है कोच्चि को। पेड्रो सांचेज एक बार फिर से स्पेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए जो 75% कोटा देने की हरियाणा सरकार की घोषणा थी उसको रद्द कर दिया है। इसके बाद नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता आयोजित हुई है, दूसरे नंबर वाली आयोजित हुई है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली का वैक्स स्टैचू बनाया गया है। और वहीं केनेथ बेल्डिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल और डेविड बार्किंस को। इसके अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध कला इतिहासकार प्रोफेसर BN गोस्वामी जी का निधन हो गया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले बता दूं इसकी क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी। आप क्विज और PDF MZT ऐप से जाकर के प्राप्त कर सकते हो। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन, दर्दनाक क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। भारत की उम्मीदों पर पानी फिर गया। भारत 10 मैच लगातार जीतते गया था, लेकिन 11वां मैच जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था, मतलब एक आप में से ही एक स्टूडेंट ने हमारे पास एक मैसेज भी भेजा था कि ये ठीक उसी तरीके से है कि आप मॉक टेस्ट लगाते रहो, टेस्ट देते रहो पूरा साल भर, लेकिन जब एग्ज़ाम आए उस एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन ना कर पाओ और फेल हो जाओ। कुछ ऐसा ही हुआ है टीम इंडिया के साथ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तब भी सपोर्ट में खड़े थे जब उन्होंने हम लोग के लिए मैच जिताए। आज भी हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, अपने टीम 11 का। ध्यान रहे, टीम 11 बोल रहे हैं, ड्रीम 11 नहीं। ड्रीम 11 ये सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया जो है इसने जीत लिया है, 6वीं बार इसने जीता है। 6वीं बार जो है इसने ये जीता है खिताब। भारत उप विजेता रहा। भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार अपना ICC का ODI विश्व कप जीता हुआ है। कब कब ये जीता था? इससे पहले 1987 में, 1999 में, 2003 में, फिर 2007 में, 2015 में और 2023 में जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। देखो ये 3 वर्ल्ड कप तो लगातार जीता था इन्होंने, 1999, 2003 और 2007 वाला 3 लगातार वर्ल्ड कप। इसके बाद अभी ये जीत लिए हैं। भारत 2 बार विजेता रहा है और 2 बार उप विजेता रहा है। भारत 1983 और 2011 वाला वर्ल्ड कप जीता है, जबकि 2003 में और 2023 में उप विजेता रहा है। फिलहाल आयोजन कहाँ किया गया आप सबको पता है। भारत इस बार मेज़बानी कर रहा था ICC क्रिकेट विश्व कप का। 5 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 19 नवंबर तक चला। भारत में आयोजन हुआ। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से भारत को हराया। कितने विकेट से? 6 विकेट से। देखो मोटा मोटा तो आप सबको पता है, लेकिन जो फैक्ट हैं, जो डाटा हैं, उनको आपको ध्यान रखना जरूरी है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। उप विजेता भारत रहा। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए, 765 रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में, इसलिए इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन विजेता रहा? ये रहे विराट कोहली। सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया? मोहम्मद शमी अहमद। ये दोनों ही भारतीय हैं और 24 विकेट ये ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में। फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है जी, चलिए। तो ये सारी डिटेल्स रही ICC क्रिकेट विश्व कप से। कौन कराता है? ICC कराता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके बारे में भी अगर जानना चाहो तो 1909 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दुबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले जो हैं ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ICC के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है दोस्तों सेनिस पलासियोस ने। सेनिस पलासियोस यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये बन गई हैं नई मिस यूनिवर्स।
तो देखो मिस यूनिवर्स परंपरा के अनुसार होता क्या है कि जो नई विजेता होती है उसको पिछली बार के विजेता आकर के ताज पहनाती हैं। ये जो ताज पहनी है ना, ये ताज कौन पहनाया? पिछली बार की विजेता। ये है पिछली बार की विजेता आर बोनी गैब्रियल। अगर इनका नाम याद हो आपको, 2022 की ये हैं, तो आर बोनी गैब्रियल ने 2023 का खिताब इनको पहनाया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ की हैं? ये 2023 कर दो। ये कहाँ की हैं? ये हैं दोस्तों निकारागुआ की। निकारागुआ की रहने वाली हैं ये सोनिस पलासियोस, और ये बन गए हैं नई मिस यूनिवर्स। कौन से नंबर की? 72वीं मिस यूनिवर्स ये बनी हुई हैं, ठीक है जी। अच्छा, रनर अप कौन कौन से रहे, मतलब कि सेकंड पर थर्ड पर कौन रहा? तो सेकंड पर रही दोस्तों एंटोनिया पोलिसेल्ड जो कि थाईलैंड की थी, और मोरिया विल्सन जो थी ये ऑस्ट्रेलिया की, ये थर्ड पर थी, या कहें सेकंड रनर अप। थर्ड पर सेकंड रनर अप, सेकंड पर फर्स्ट रनर अप, ठीक है जी। अच्छा, मिस यूनिवर्स आया है। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, इसके सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिस वर्ल्ड देखो 1951 में शुरू हुआ था, मिस यूनिवर्स उसके एक साल बाद यानी 1952 में शुरू किया गया। ये दोनों अलग अलग इवेंट हैं। मिस यूनिवर्स की बात करें अगर, तो भारत में अभी तक 3 मिस यूनिवर्स के खिताब आए हुए हैं। भारत में 3 मिस यूनिवर्स आए हुए हैं। कौन कौन से जी? एक तो आया था 1994 में, 1994 में। कौन जीता था? सुष्मिता सेन, ठीक है, सुष्मिता सेन जीती थी। उसके बाद आया था सन 2000 में। सन 2000 में कौन जीता था? लारा दत्ता जीती थी। इसके बाद 2021 में आया था जब हरनाज कौर सिंधु जीती थी। तो ये तीनों याद रखना, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और ये हरनाज कौर सिंधु, ये मिस यूनिवर्स है। मिस वर्ल्ड का खिताब 6 बार भारत ने जीता हुआ है, ठीक है। लास्ट वाला जो मिस वर्ल्ड का खिताब आया था भारत के लिए, मतलब भारत ने, किसी भारतीय ने जीता था, वो किसने जीता था? मानुषी छिल्लर ने जीता था, 2017 में जीता था वो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और ऐसे मिलते जुलते जो इवेंट्स हुए हैं 2022-23 में, उनको हम लोग रिकॉल कर लेंगे। जैसे मिस यूनिवर्स पाकिस्तान अभी बनी थी एरिका रॉबिन। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने पहली बार ये इवेंट में जाना शुरू किया, इसलिए अपने देश में इसने शुरुआत करवाई। उसके बाद फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना शुरू किया वर्ल्ड लेवल के इवेंट में। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना बनी थी। मिस अर्थ इंडिया प्रियांश सैन। मिसेज यूनिवर्स इंडिया का खिताब माधुरी पाटले ने जीता। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना ने जीता है, और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल ने जीता है। इसके अलावा मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 ये सिनी शेट्टी ने जीता है, इधर 2022 का है सब। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह ने। आर्या वालवेकर मिस इंडिया यूएसए। मिस दिवा यूनिवर्स दिविता राय, और मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल ने जीता था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये सभी लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार ध्यान रखना है। ये नाम अगर ध्यान में रखोगे ना तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर पाओगे, बहुत ज़्यादा रटने के प्रयास में मत रहना। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संचालित किए गए या कहें लॉन्च किए गए मंथली न्यूज़लेटर को क्या नाम दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने ना अभी हाल ही में एक अपना मंथली न्यूज़लेटर लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने महीने भर की जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो भी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, या जो भी बड़े बड़े जो फैसले सुनाए गए हैं, वो सभी इसी मंथली न्यूज़लेटर में आएंगे। तो ये मंथली न्यूज़लेटर किस नाम से लॉन्च किया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल के नाम से लॉन्च किया गया है। किस नाम से? सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल के नाम से लॉन्च किया गया है। यहाँ पर क्रॉनिकल कर लो। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल जो होगा ये हर महीने लॉन्च किया जाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जो कि भारत के इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो एक मिट्टी नाम का भी मैंने पहल बताया था, इन्होंने शुरू किया था मिट्टी कैफ़े। वो मिट्टी कैफ़े दिव्यांगों के लिए था, सुप्रीम कोर्ट में खोला गया था। उसको भी जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया था, हालांकि वो मिट्टी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है ऑपरेट। यहाँ पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने ये मंथली न्यूज़लेटर सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल लॉन्च किया है। क्लियर है जी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय 1 है और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है वो 25 हैं। ध्यान रखना, लास्ट वाला जो कहें लेटेस्ट वाला जो उच्च न्यायालय बना है अभी, वो 25वां वाला बना हुआ है अमरावती हाई कोर्ट, जो कि है आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है जी। आगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट लॉन्च किया हुआ है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट की स्पीड पता है कितनी है? इसकी स्पीड बताई जा रही है 1.2 टेराबाइट पर सेकेंड, यानी 1200 गीगाबाइट पर सेकेंड, 1200 GB पर सेकेंड, ठीक है ना। ये इसकी स्पीड होने वाली है, यानी कि 1 सेकेंड में 150 HD फिल्में डाउनलोड कर सकता है ये,
150 HD फिल्में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में डाउनलोड कर सकता है। ये इसकी स्पीड होगी। तो अभी हाल ही में इसको सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, चाइना मोबाइल, हुआई टेक्नोलॉजी और CER नेट कॉरपोरेशन, इसके सबके पार्टनरशिप के जरिए ये लॉन्च किया गया है मिलजुल करके। तो दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट आज के टाइम पर कहाँ पर है? चाइना में है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारतीयों द्वारा पेटेंट आवेदनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो देखो पहले पेटेंट आवेदन समझो। ये पेटेंट के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं ये हैं क्या? पेटेंट मतलब जैसे कोई आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जैसे आपका कोई बौद्धिक चीज़ें हैं, आपका कोई विचार है, आइडिया का भी आजकल पेटेंट कराते हैं लोग, या आपका कोई चीज़ आप बनाया हुआ कोई चीज़ है, आपने कोई कंपनी खड़ी की है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो इन सब का आप चाहते हो कि हमारा चीज़ कोई और ना कॉपी करे, तो आप पेटेंट कराते हो। पेटेंट मतलब कि आप उसका एक अथराइज्ड वो हो गया कि आप ही ने उसको सबसे पहले लॉन्च किया हुआ है, वो आपका यूनिक है और उस पर आप ही का रजिस्ट्रेशन है, कोई और जो है वैसा चीज़ नहीं बना सकता बिना आपकी अनुमति से। तो ये होता है पेटेंट कराना। तो अब ये पेटेंट कराने के मामले में कि पेटेंट कराओ कहाँ? अपने सरकारी विभाग से, सरकारी संस्थाओं से। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पेटेंट कराने में 2022 में। तो ये वृद्धि बताई गई है 31.6% की, यानी कि 31.6%, जो कि एक रिकॉर्ड रहा है कि इसने वृद्धि हुई है। मतलब कि पिछली बार 2021 की अपेक्षा 2022 में इतने ज़्यादा पेटेंट्स फाइल हुए हैं। पेटेंट्स फाइल होने का मतलब क्या होता है? इससे फ़र्क क्या पड़ता है भाई? क्या ज़रूरत है ये पेटेंट का? मतलब क्या ज़रूरत है ये रिपोर्ट निकालने का? ज़रूरत है। पेटेंट से पता ये चलता है कि जब ज़्यादा लोग पेटेंट करा रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग अपने अपने आइडिया को सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा लोग अपने अपने आइडिया को सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ज़्यादा लोग आइडिया को सोच रहे हैं, या ज़्यादा लोग अपने नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। ज़्यादा लोग नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नई चीज़ें बना रहे हैं, तो इसका मतलब आपके यहाँ इनोवेशंस ज़्यादा हो रहे हैं। आप अगर इनोवेशन ज़्यादा कर रहे हो तो मतलब आप ग्रोथ भी अच्छा कर रहे हो। ठीक है ना? इनोवेशन अच्छी चीज़ों में, ये नहीं पाकिस्तान की तरह मिसाइल बनाओ। तो ठीक है, वो भी मिसाइल डिफेंस के लिए भी ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेटेंट के मामले में ना इंडिया इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देखा है, इतना ज़्यादा तेज़। देखो आप यहाँ पर देखोगे, आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, ये स्विट्जरलैंड है 6.1%, चाइना 3.1%, यहाँ पर यूके में 2.5%। ये ग्रोथ है सभी देशों की। ये कौन कौन? यहाँ पर देखो जर्मनी ने तो -4.8% का इसमें दिखाया गया है इसका पेटेंट का पावर। ठीक है ना? ये इंडिया इज़ नाउ ए पेटेंट पावर। ये एक रिपोर्ट आई हुई है 2022 के लिए। तो इंडिया रिकॉर्ड दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ा हुआ है। अच्छा जी, WIPO क्या है? ये एक है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको याद हो तो इसी के द्वारा IP इंडेक्स जारी किया जाता है। IP इंडेक्स मैंने आपको बताया है ना। तो IP इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है IP इंडेक्स में किस स्थान पर? 40वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नीलाम हुई दुनिया की दूसरी सबसे महंगी कार 1962 फरारी GTO 250, इसकी बिक्री कितने में हुई है? तो ये कार अभी बेची गई है 430 करोड़ से ज़्यादा रुपए में। लगभग 430 करोड़ की ये बेची गई है कार। दुनिया की दूसरी सबसे महंगी कार बताई जा रही है 1962 मॉडल की फरारी GTO 250। ये है वो कार जिसकी अभी नीलामी हुई है और इतने महंगे दामों में हुई है। होता ना किसी का शौक होता है कि जो एक एंटीक मॉडल है वो अपने पास रखें। तो देखो 51.7 मिलियन डॉलर में, यानी लगभग 430 करोड़ रुपए में इसको खरीदा है। न्यूयॉर्क शहर में ये स्पोर्ट कार की नीलामी की गई है फरारी कंपनी के द्वारा 1962 मॉडल की GTO 250। ठीक है, इसके दोस्तों केवल 36 मॉडल ही तैयार किए गए थे दुनिया में। इसी वजह से जब सप्लाई कम है तो डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। आप जानते हो पुराना नियम है इकोनॉमिक का बेसिक। तो फेरारी क्लब ऑफ अमेरिका में वैलेनो क्लासिक में ये एक प्लेटिनम पुरस्कार भी जीत चुका है, वगैरह वगैरह। सब कोई जरूर बात नहीं है, बस यही जानो आप कि अभी इसकी नीलामी की गई, इतने में ये बिकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़, GS सफलता बैच जो है, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया अभी तक वो ज्वाइन कर सकते हो। छठ पूजा अवसर पर आपको 60% का डिस्काउंट दिया गया है। इस 60% डिस्काउंट ऑफर का आप फ़ायदा उठाइए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वरना दाम बढ़ जाएंगे। और छठ पूजा ऑफर केवल और केवल आपका आज और कल के लिए है।
ठीक है ना। तो आज और कल के दिन के लिए आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कल तो चलो वर्ल्ड कप था तो कुछ ही लोग फ़ायदा उठा पाए, लेकिन अभी भी मौका है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 महीने की वैलिडिटी रहेगी, हर एक महीने की ई बुक दी जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर और स्ट्रेटेजी के ये सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरी द्वारा क्लासेस ली जाएंगी, मेरे द्वारा ही सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 6 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा और 15 महीने तक वैलिड रहेगा, आप इसका एक्सेस कर सकते हो। MZT ऐप पर मिलेगा, MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, सहायता हो चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप आइकन जो आपको जगह जगह एप्लीकेशन पर मिल जाएगा उसको क्लिक करना, सीधे पहुंचोगे हमारे पास। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 में OpenAI ने अपना अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया? तो इसके नए अंतरिम CEO नियुक्त किए गए हैं दोस्तों मीरा मुराती। ये एक्चुअली में लेडीज़ हैं, मीरा मुराती, इनको नियुक्त किया गया है। सैम अल्टमैन भैया ये दिख रहे हैं, ये बड़ी बड़बड़ की बातें बोल रहे थे, इंडिया में आए थे एक बार, बहुत तगड़ा तगड़ा स्पीच दे रहे थे, तो इनको अब निकाल दिया गया। ये को फाउंडर थे, ये ChatGPT के OpenAI कंपनी का ही जो प्रोडक्ट है ये उसके को फाउंडर हैं सैम अल्टमैन। इंडिया में आए थे, कहे थे कि इंडिया कभी बना ही नहीं सकता ChatGPT जैसा। इनको अभी खुद ही इनकी कंपनी ने ही निकाल दिया। ये को फाउंडर थे, इनको इनकी कंपनी ने ही निकाल दिया है। इनकी जगह पर मीरा मूर्ति को नियुक्त कर दिया है। मीरा मूर्ति जो हैं ये को फाउंडर तो नहीं है, लेकिन अब ये अंतरिम CEO हैं। इससे पहले टेस्ला में हालांकि काम करती थी, टेस्ला में ये मैकेनिकल इंजीनियर थी। उसकी जो एक मॉडल X टेस्ला आई थी कार, उसमें इनकी अहम भूमिका रही थी। लेकिन बाद में ये OpenAI ज्वाइन कर ली थी 2018 में और तब से यहाँ पर थी। और अब देखो OpenAI ने इन्हें अंतरिम CEO फिलहाल के लिए नियुक्त कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हम परमानेंट CEO की तलाश में हैं, जैसे ही मिल जाता है परमानेंट भी नियुक्त करेंगे किसी न किसी को। हो सकता है इन्हीं को नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी अंतरिम ही है। तो को फाउंडर सैम अल्टमैन ये टाटा बाय बाय कह दिए गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख और नियुक्तियां जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी उनका रिवीजन करेंगे। हीरालाल सामरिया ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसको याद रखना आप। मनोरंजन मिश्रा RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। जे राजेंद्र मेनन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। मुनीष कपूर को RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिदेशक हैं। KN शांता कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं और राहुल नवीन को ED का नया प्रमुख बनाया गया है। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन। वाइस एडमिरल तरुण सोपती उप प्रमुख नौसेना स्टाफ और NASSCOM के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पूछे जाते हैं। राजेश नाम्बियार अध्यक्ष हैं और सिंधु गंगाधरन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला, नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया? तो दोस्तों हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने अनाउंस किया है कि हलाल सर्टिफिकेशन प्रणाली पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इसे बैन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ये बैन हो गया है। अब आगे बढ़ें इससे पहले हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, इसको समझो। देखो बहुत ही आसान भाषा में समझो। हलाल और हराम ये दोनों ही अरबी भाषा है, ठीक है, मतलब अरबी लैंग्वेज का शब्द है। तो हलाल का मतलब इस्लाम धर्म में क्या होता है कि ये वैलिड है, मतलब अनुमति है, और हराम का मतलब होता है इसकी अनुमति नहीं है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें लिस्टेड की गई हैं। अब वहाँ पर क्या होता है ना, पहले तो था कि हलाल का मतलब कि केवल बलि प्रथा, वध से था, जिसको गले से काटा जाए समझो वो हलाल है, तो वध के लिए चीज़ें यूज की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे हलाल का मतलब अनुमति ये मान करके धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को भी उसके अंदर लाया जा रहा था, जैसे तेल, साबुन, टिकिया, कुछ भी, ये सारी चीज़ें हलाल बोल करके लाया जा रहा था, मतलब इसकी अनुमति है, और इसको ये टैग लगा करके बेचा जा रहा था कि ये हलाल है। मतलब इस्लाम धर्म में खास तौर से इस्लामी प्रोडक्ट के लिए के रूप में इसे पहचान मिल रही थी, और इसके रूप में ये एक समझ लो जाति विशेष, कम्युनिटी विशेष में ये बेच रहे थे, ठीक है, सभी कंपनियां जो हैं, प्रोड्यूसर जो हैं। हराम में वो चीज़ें आती हैं जो वैलिड नहीं हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, शराब हो गया या बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें वैलिड नहीं है, मतलब इसकी अनुमति नहीं है, ये हराम है। आपने सुना भी होगा इस्लाम में ये हराम है, इस्लाम में ये हलाल है, ठीक है ना। तो ये हलाल और हराम था। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या तर्क है, इनका ये कहना है कि ये 100% हलाल का टैग लगा करके ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जिनका हलाल से कोई मतलब ही नहीं, मतलब जैसे कि तेल है, साबुन है और भी कोई चीज़ें हैं,
इन पर ये हलाल का टैग लगा करके आप बेच रहे हो और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो ऐसा समझ रहे हैं कि ये चीज़ें जो है हमको खरीदना ही चाहिए, तो ये तो बिजनेस के लिए गलत यूज हो रहा है इसका। ये कह करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सब चीज़ों में तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद, इन सब जो कि शाकाहारी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो इन सब के पर करने के लिए ये सर्टिफिकेशन जो प्रणाली इनकी थी, जो कि कहीं कोई वैलिड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो अथॉरिटी है, कोई सरकार है उसके द्वारा वैलिड किया जाता है कि हाँ ये 100% हलाल का ये टैग सरकार ने दिया है, ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। इसको ये तर्क देते हुए कोई प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, यानी ये सर्टिफिकेशन प्रणाली जो है इसको रद्द किया गया है, ये बैन किया गया है। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो सबके लिए हैं, वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। 1974 में पहली बार ये हलाल सर्टिफिकेशन सिस्टम जो शुरू किया गया था अभी 1974 में। ठीक है, चलिए, तो वध किए गए मांस के लिए ये शुरू किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे शाकाहारी प्रोडक्ट के लिए भी यूज होने लगा था, इसलिए इसको बैन किया गया। आगे उत्तर प्रदेश पिछले दिनों में जो चर्चे में रहा है, इसलिए उसको देख लेते हैं। गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। इसके अलावा अभी रामायण क्रूज सेवा भी मैंने आपको बताई है, और उसी में जटायु क्रूज सेवा भी बताई थी, अयोध्या में चलेगी। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास सुविधा देने वाला पहला जिला उत्तर प्रदेश का बना है बरेली। अयोध्या ये यूपी का पहला सौर शहर बनेगा। लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान चलाया गया। गिफ्ट डीड योजना अपने ही परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए हुआ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। और कन्नौज में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी और आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला जिला बना है। ये चीज़ें मैं बहुत बार रिवीजन करवा चुका हूँ आपको, इसलिए मैं फास्ट में इसको करा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग नए होंगे परेशान मत हो, 2-4-10 दिन आप लोग कंटिन्यू करोगे तो आपको भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी और आप भी फास्ट रिवीजन करोगे। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश आपको मैप में दिखेगा यहाँ पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें इसका, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसका बात करें तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य पड़ जाता है। जनसंख्या के वृद्धि में, जनसंख्या के मामले में तो ये टॉप पर है। उत्तर प्रदेश ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 8 राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, बिहार आता है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है जी, चलो उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की बात करें सबसे ज़्यादा 75 हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं। इसके अलावा विधान परिषद में 100 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ से 80 सीटें और 31 सीटें राज्यसभा से जाती हैं। झीलों में रामगढ़ ताल है, सुराहा ताल है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक ही नेशनल पार्क है, बाकी लोग तो वहाँ पर रहते हैं इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, ये आपसे पूछा जाएगा। लखीमपुर खीरी में है। ठीक है जी, ये आपसे पूछा जा सकता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है, इटावा लायन सफारी यहाँ पर है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, छाली, पैता छोरा, ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य वगैरह हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल साउथ समिट में कौन सी पहल शुरू की? तो पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में जो ग्लोबल साउथ समिट हुई थी ना, जिसका वर्चुअल आयोजन होना था, अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले आपको, तो उसमें दक्षिण नाम से एक पहल शुरू की है। किस नाम से? दक्षिण नाम से एक पहल शुरू की है पीएम मोदी जी ने ग्लोबल साउथ समिट में। ये हुआ था वर्चुअली। दूसरा इसका संस्करण था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये मैंने कवर कराया हुआ था क्वेश्चन, अभी 2 दिन पहले, शायद 2 या 3 दिन पहले कवर कराया था मैंने क्वेश्चन। 17 नवंबर को आयोजित हुआ। पीएम मोदी और 125 और देश जो है इसमें शामिल रहे। भारत इसकी इस बार अध्यक्षता कर रहा था, तो पीएम मोदी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है जी, चलो, तो भारत ने इस बार G20 भी होस्ट किया है और ये भी। तो दूसरा इसका संस्करण था और थीम काफ़ी लंबी थी, थीम आपको याद नहीं रखनी है, बस याद रखना है कौन सी पहल शुरू की गई इस इवेंट पर। दक्षिण नाम से पहल शुरू की गई है। अगला, हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एन शंकरैया का निधन हो गया। इन्होंने निम्न में से किस पार्टी की स्थापना की थी या किसके संस्थापक थे? तो दोस्तों एन शंकरैया जी ये CPIM पार्टी के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, तो ये इसके संस्थापकों में से एक थे। मतलब संस्थापक जैसे होते हैं ना, कुछ लोग मिलकर के संस्थापना करते हैं, तो उसके संस्थापक सदस्य थे ये एन शंकरैया, बहुत ही फेमस। तो इन्होंने स्थापना की थी, कहाँ गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, यहाँ पर एम भी जोड़ दीजिएगा। तो ये थे एम शंकरैया जी। ये 102 साल की उम्र के हो गए थे और इसके बाद ये इनका अभी निधन हुआ है चेन्नई के एक हॉस्पिटल में। CPIM के गठन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
1964 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इसके संस्थापक भी थे। ठीक है जी, चलिए ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो कैसी भी लगी है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। MJT एजुकेशन का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, वन लाइनर आपको यहाँ पर भेजा जाता है। इसके अलावा भी आने वाले टाइम पर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पर इन्फॉर्म की जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी अपना ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर लंबी PDF आपको मिल जाएगी, बहुत सारी PDF मैंने भेज रखी हैं। आप जाकर के मंथली वगैरह की जो भी आती है यहाँ पर भेज जाती है, आप डाउनलोड कर सकते हो। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था चक्रवर्ती तूफान मिथिली का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो ये मालदीव के द्वारा किया गया। और विश्व में कुल वैश्विक मछली उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो भारत है तीसरे स्थान पर। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है, आज आपको बताना है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। कल की वीडियो जो लोग देखे होंगे जरूर इसका आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, बहुत ही ध्यान से आप आंसर करिएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में छप सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF और क्विज आपको MJT ऐप पर मिलेगी। MJT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा, आप भी हमसे कल की वीडियो में मिलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।